मेरी माँ ने नीचे वाला घर किराए पर दिया था, जहाँ पर एक 31 साल की खूबसूरत औरत किराए पर रहती थी। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी। मैं नया नया ताजा ताजा जवान हुआ था। उस खूबसूरत हसीन औरत को देखकर मेरा मन मचलने लगता था। मैं अक्सर बहाने से उसके पास जाया करता था। वह भी कभी कभार मुझे बहाने से अपने पास बुलाया करती थी। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो चुकी थी। वह काफी बढ़ भी चुकी थी, क्योंकि वह मुझे पढ़ने में मेरी खूब मदद भी किया करती थी, जिसकी वजह से मेरी माँ मुझे नीचे वाले घर पर जाने से बिल्कुल भी नहीं रोकती थी। लेकिन जब भी मैं उसके बगल पर जाकर बैठता और पढ़ाई करता, तो वह हमेशा ही बड़े प्यार से मेरे कंधे पर अपना हाथ सहलाने लगती, मेरे बदन को छूती, और उस वक्त मेरे अंदर एक जज्बात मचलने लगते। मैं धीरे धीरे उस औरत के प्यार में पड़ चुका था। मुझे उस औरत से बेपनाह मोहब्बत हो चुकी थी, लेकिन मैं आज तक उसे अपने प्यार का इजहार बिल्कुल भी नहीं किया था। एक दिन मेरी माँ पड़ोस के गांव में किसी काम के सिलसिले से गई थी। उस दिन मैं और वह दोनों ही घर पर अकेले थे। उस रात बहुत ही ज्यादा तेज बारिश हो रही थी। उस रात मौसम काफी सुहाना था। मैं कमरे में बैठकर बस उसी औरत के बारे में सोच रहा था कि तभी अचानक वही 31 साल की खूबसूरत औरत मेरे कमरे में जालीदार नाइटी पहन कर आई। उसके हाथों में उस वक्त एक बड़ा सा दूध का गिलास था। उसने आते ही कमरे को अंदर से बंद भी कर दिया और बड़े ही प्यार से मेरे मुंह में वह दूध का गिलास डाल दिया। उस दूध को पीने के बाद मेरे अंदर एक अलग तरह की खुमारी सी आने लगी थी। उस वक्त मेरे अंदर अजीब सी ताकत आनी भी शुरू हो चुकी थी। तभी उस औरत ने मुझे पीछे से आकर पकड़ लिया और फिर रात भर मेरे साथ। मेरा नाम संदीप है। मैं मुंबई के एक शहर में रहता हूँ। मैं सिर्फ अपनी माँ के साथ अकेला घर पे रहता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी किसी और औरत के लिए मेरी माँ को और मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके थे। उन्होंने दूसरी औरत से इस तरीके से मोहब्बत कर ली थी कि उन्होंने एक बार भी मुड़कर मेरे और माँ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। हालांकि मेरे पिता के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन पिता के चले जाने के बाद हम पर एक पहाड़ टूट पड़ा था। घर की अब सारी जिम्मेदारी मेरी माँ पर अकेली आ चुकी थी। पहले से जो भी पैसा जमा था, जो जमा करके रखा गया था, वह धीरे धीरे अब खत्म होना शुरू हो चुका था। मेरी माँ थोड़ी पढ़ी लिखी थी, इसी वजह से वह अब स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाया भी करती थी। वह दिन रात खूब मेहनत करती थी, लेकिन इससे जो भी कमाई होती थी, वह सारा का सारा पैसा मेरी पढ़ाइयों में खर्च हो जाया करता था। धीरे धीरे ऐसे ही बड़ी मुश्किल से हम दोनों घर का गुजारा कर रहे थे। लेकिन अब वक्त के साथ साथ जिम्मेदारियां और खर्चे दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। तभी हमारे पास के मोहल्ले में एक आंटी थी, जिसकी माँ के साथ काफी अच्छी दोस्ती भी थी। वह आंटी मेरी माँ को कहने लगी कि तुम क्यों ना अपने नीचे वाला घर किराए पर दे दो, तुम्हारा घर तो बहुत ही बड़ा है। माँ को भी उस वक्त ये बात ठीक लगी थी, लेकिन माँ उस वक्त ये चिंता कर रही थी कि मैं एक अकेली औरत हूँ। अगर कल को कुछ बातचीत हो गई तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि कुछ किराएदार तो ऐसे होते हैं जो नई नई जमीनों पर अपना कब्जा मार लेते हैं, और कुछ किराएदार तो ऐसे होते हैं जो कि महीनों भर पैसे नहीं देते। इसी वजह से मैं अपना नीचे वाला घर बिल्कुल भी किराए पर नहीं देना चाहती। यह बात सुनते ही वह पड़ोस की आंटी कहने लगी कि तू चिंता क्यों करती है, तू किसी फैमिली वाले को ही घर देना, या फिर कोई लड़की या फिर किसी औरत को, ताकि तुझे भी आने वाले वक्त में कोई चीज की परेशानी ना उठानी पड़े। माँ को भी इस औरत की बात सही लगी थी। उस दिन के बाद से माँ ने किराएदार ढूंढना शुरू कर दिया। बहुत लोगों को कहा भी। कुछ महीने तक हमारा घर खाली भी रहा, लेकिन उसके बाद से माँ ने जल्द ही एक औरत को वह घर किराए पर दे दिया था। वह औरत उन्हें किसी चीन पहचान के थ्रू से मिली थी। इसी वजह से माँ ने उस औरत पर विश्वास करके उस औरत को घर किराए पर दे दिया था। वह औरत जो थी, दिखने में बेहद सुंदर थी। उसकी खूबसूरती चार चांद लगा रही थी। उसकी उम्र 30 से 31 साल की थी। एक दिन मैंने माँ से पूछा कि वह औरत अकेली रहती है, आखिर आपने घर का खर्चा कैसे निकालेगी, कैसे हमारे घर का किराया देगी। इस बात पर मेरी माँ हंसते हुए कहने लगी, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें इन सब की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वह औरत जो है दिल की काफी अच्छी है। मेरी उससे बातचीत भी हुई थी। उसने मुझे बताया है कि वह रात को नाइट शिफ्ट पर जाती है। वह एक छोटी सी कंपनी में कॉल सेंटर का काम करती है। उसी से अपने घर का गुजारा करती है, और उसी से वह हमारे घर का किराया भी दिया करेगी। उसने भी हमारी तरह जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां झेली हैं।
यह बात सुनते ही मैंने कहा कि माँ, आपको कैसे मालूम? तो माँ कहने लगी, अभी हाल फिलहाल ही हम दोनों की बातचीत हुई थी और उन बातचीत के दौरान उसने मुझे बताया कि उसकी शादी काफ़ी पहले हो चुकी थी। उसने लव मैरिज की थी, लेकिन लव मैरिज की शादी करने के बाद उसका पति रोज रात को दारू पीने के बाद उसे बहुत मारता पीटता था। शादी के बाद उसका जो पति था वह काफ़ी बदल चुका था। अक्सर अपनी माँ के कहने पर वह अपनी पत्नी पर अत्याचार करता था। उस औरत ने अपने रिश्ते को बचाने के लिए जी जान की कोशिश भी लगा दी थी, लेकिन हार पछता कर अब इसने अपने रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। क्योंकि जब एक आदमी ही अपने रिश्ते को बचाना ना चाहे तो एक अकेली औरत कब तक अपने रिश्ते को बचाती आएगी? एक ना एक दिन वह रिश्ता तो टूट ही जाएगा। इसी वजह से इसके साथ जो हुआ वह बहुत ज्यादा बुरा हुआ है, इसलिए ये मुझे अच्छी लगती है। इसलिए तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। माँ की बात सुनकर मुझे भी उस वक्त काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि अक्सर उस औरत के साथ जो हुआ मुझे कहीं ना कहीं वह खराब लगता था। क्योंकि मेरे पिता ने भी तो मेरी माँ को तकलीफ दी थी। हम दोनों को छोड़कर दूसरी औरत के पास जा चुके थे। इसी वजह से अक्सर पढ़ाई खत्म होने के बाद मैं अक्सर उस औरत के पास चला जाया करता था और फिर उस औरत के साथ बैठकर घंटों घंटों भर बातें किया करता था। वह औरत जो थी दिखने में बेहद सुंदर थी। उसकी खूबसूरती देखकर मैं अक्सर उस पर मनमोहित हो जाया करता था। मुझे उसके साथ वक्त बिताना काफ़ी अच्छा लगता था। मैं उस वक्त 18 साल का था। मैं भी हाल फिलहाल नया नया ताज़ा ताज़ा जवान हुआ था। मेरे अंदर जो जज्बात थे अभी हाल फिलहाल भरपूर पड़े हुए थे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आने वाले वक्त में मेरे साथ कुछ बुरा भी होने वाला है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। मुझे उस औरत के साथ वक्त बिताना काफ़ी अच्छा लगता था। उस औरत के आ जाने के बाद मुझे हमेशा ऐसा लगता कि मेरे घर में एक नया फैमिली मेंबर आ चुका है। नहीं तो अक्सर मैं और माँ ही इस घर में अकेले रहा करते थे। अक्सर हमेशा मुझे ये घर काटने को दौड़ता था, क्योंकि पिता के जाने के बाद मैं और माँ हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। लेकिन उसके बाद माँ अक्सर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए चली जाया करती थी और अक्सर मैं घर पर अकेला रहा करता था। मुझे ये घर अकेला काटने को दौड़ता था। मुझे ये जिंदगी उस वक्त बोझ लगने लगी थी, जिसमें कोई खुशी नहीं थी। लेकिन उस औरत के आ जाने के बाद अब मुझे जिंदगी जो थी वह अच्छी लगने लगी थी। उस औरत का नाम माधुरी था। मैं जब भी उसके पास आता तो वो मुझे बड़े ही प्यार से अपने हाथों से शरबत बनाकर पिलाया भी करती थी। धीरे धीरे वह औरत जो थी वह मुझे अच्छी लगने लगी थी। पिता के चले जाने के बाद धीरे धीरे मुझ में बदलाव आना शुरू हो चुका था। मैं अक्सर जल्दी पढ़ाई खत्म करके उस औरत के पास नीचे कमरे में चला जाया करता था। इस बात पर वह भी मुझे कभी इनकार नहीं करती थी। वह भी अक्सर मुझे अपने पास खुद बुलाया भी करती थी। धीरे धीरे हम दोनों की जो दोस्ती थी वह काफी बढ़ भी चुकी थी। अक्सर मैं दिन रात खाना भी उसी औरत के पास बैठकर खाया करता था, क्योंकि मेरी माँ जो थी वह ज़्यादातर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने में बिजी रहा करती थी। शाम को बच्चों को ट्यूशन देने के बाद घर वापस आ जाया करती थी। लेकिन घर आने के बाद वह थक कर पूरी तरीके से चूर हो जाया करती थी। उन दिनों वो औरत ही मेरी माँ के लिए खाना भी बनाया करती थी, उनकी भी सेवा करती थी। माँ भी उस औरत का प्यार देखकर बेहद खुश थी। मेरी माँ और वह औरत दोनों ही बैठकर घंटों घंटों तक एक दूसरे से बातें भी किया करते थे। उस औरत के साथ हमारा जो एक रिलेशन था वह एक फैमिली जैसा वाला बन चुका था। सारा दिन रहने के बाद वह रात को औरत तैयार होकर अपने काम के लिए निकल जाया करती थी। लेकिन उस औरत के काम पर चले जाने के बाद मैं अक्सर काफ़ी बेचैन होने लगता था। मुझे उसका काम पर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरा बस मन यही करता कि वह हमेशा यहीं पर रहे, मुझसे दूर बिल्कुल भी ना जाए। मैं हमेशा उसको ही देखता रहूं। उसके बाद वह औरत दूसरे दिन सुबह आती थी और फिर लगातार घर का सारा काम करती, खुद खाना बनाती, खुद घर की सफाई भी करती। मैं उसका काम करने में उसकी खूब मदद भी किया करता था। उसकी हालत देखकर मुझे कई बार तरस भी आ जाता था कि वह अकेली औरत दिन रात मेहनत करती है। उसकी मदद करने के लिए उसके साथ कोई भी नहीं था। धीरे धीरे मुझे उस औरत से काफ़ी लगाव भी हो चुका था। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उस औरत के साथ बिताया करता था। माँ भी इस बात से मुझे बिल्कुल भी इनकार नहीं करती थी। जब भी मैं उस औरत के पास बगल में बैठता तो भी वह अक्सर बहाने बहाने से मुझे छूने की कोशिश किया करती थी। उसके छूने से मुझे अजीब सा एहसास होने लगता था। उस वक्त मैं काफ़ी अच्छा महसूस करता था। मुझे अक्सर यही लगता था कि उस औरत को भी मुझसे प्यार है। मुझे नहीं पता था कि मैं जो ये सब सोच रहा हूँ यह बहुत ही ज़्यादा गलत है। कभी कभी हम जैसा सोचते हैं
वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। कभी कभी हम इंसान को पहचानने में भी गलतियां कर बैठते हैं। कभी कभी आंखों से देखी हुई चीज भी सही बिल्कुल नहीं होती। वैसा ही मेरे साथ हो रहा था। धीरे धीरे उस औरत को हमारे घर पर रहते हुए पूरा 6 महीना बीत चुका था। लेकिन इन 6 महीनों में मैं उसके प्यार में पड़ चुका था। मैं दीवाना हो चुका था। मैं उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता था। अक्सर जब भी मैं उसके पास बैठता तो वो बड़े ही प्यार से मेरे सर पर अपना हाथ भी सहलाया करती थी। मेरी माँ जो थी उस औरत को एक सहेली, एक बहन जैसा मानती थी। इसी वजह से जब भी वह शाम को घर वापस आती तो उस औरत के पास जाने से वह बिल्कुल भी नहीं रोकती थी, क्योंकि उन्हें भी पता था कि वह औरत दिल की काफ़ी अच्छी है। और उसने खुद से ये कहा था कि मैं आपके बेटे को घर पर ही पढ़ा दिया करूँगी। आपको अपने बेटे को ट्यूशन भेजने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इससे आपके पैसे भी बच जाएंगे। इस बात पर माँ बेहद खुश हो चुकी थी। वह औरत उन्हें अपनी बहन जैसा लगने लगी थी, जो कि उसके परिवार के बारे में सोच रही थी। वह औरत भी अपने हर महीने के पैसे माँ को एडवांस में दे दिया करती थी। इस बात पर माँ ने कई बार उसे कहा कि तुम पहले अपनी जरूरतों को पूरा कर लिया करो, उसके बाद घर का किराया दिया करो, क्योंकि घर का किराया देने में अभी भी 20 से 25 दिन पड़े रहते हैं और तुम पहले ही पैसे दे देती हो। इस बात से वह औरत कहने लगी कि मैं काम तो करती हूँ और आपको दीदी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे एडवांस में पैसे मिल जाते हैं कंपनी की तरफ से, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बात पर माँ उस औरत पर और ज़्यादा विश्वास करने लगी थी। उन्हें वह औरत अच्छी लगने लगी थी। इसी वजह से वह खुद टाइम टाइम पर अपना किराया भी दे देती। उन्हें बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। मेरी माँ भी जब अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने में वक्त दिया करती थी, ताकि 2 पैसे और कमा सके और अपने घर की ज़रूरतों को पूरा कर सके। दूसरी तरफ मैं अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद मैं अक्सर नीचे वाले घर में उस औरत के पास चला जाया करता था। हमेशा वह मुझे पढ़ने में मेरी मदद करती थी, लेकिन पढ़ने के साथ साथ वह अक्सर मेरी पीठ को सहलाया करती थी। मुझे वह कुछ न कुछ उस वक्त खाना बनाकर भी देती थी। धीरे धीरे मुझे उस औरत से बेपनाह प्यार हो चुका था। लेकिन तभी एक दिन अचानक माँ मुझे कहने लगी कि बेटा, मेरी अब तबीयत खराब सी रहने लगी है और मैं चाहती हूँ कि इस घर को संभालने के लिए कोई आए। मैं माँ का इशारा उस वक्त कहीं ना कहीं समझ चुका था। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो चुका था। मुझे लगा था कि माँ कहेंगी कि मैं उस औरत के साथ शादी कर लूँ, क्योंकि मैं उसके प्यार में पागल हो चुका था। और कहीं ना कहीं माँ को भी मेरी आंखों में उस औरत के लिए प्यार साफ नजर आ रहा होगा। मुझे उसके सिवा कोई भी दूसरा नजर बिल्कुल भी नहीं आता था। लेकिन तभी माँ ने मुझे कहा कि उन्हें अपने दूर के किसी रिश्तेदार की लड़की को पसंद किया है, वह भी मेरे लिए, और जल्द ही मेरी उस लड़की के साथ शादी भी करवाने वाली हैं। उस वक्त माँ की बातें सुनकर मुझे ऐसा झटका लगा जिसे मैं लफ्ज़ों में बयां बिल्कुल भी नहीं कर सकता। उस वक्त मेरे पूरे होश उड़ चुके थे, माथे से पसीने छूटने लगे थे। लेकिन मैंने माँ को इनकार भी किया कि माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। लेकिन इस बात को सुनकर माँ कहने लगी कि मैं बस तुम्हारी शादी पक्की कर रही हूँ, उसके बाद वह लड़की अपने घर में ही रहेगी। जब तुम कोई नौकरी कर लोगे तो उसके बाद हम उसकी विदाई करेंगे और इस घर पर लाएंगे। वह लड़की काफ़ी अच्छी है, वह तुम्हें हमेशा खुश रखेगी, तुम्हारे दुख सुख में तुम्हारा साथ भी देगी। और मैं वक्त रहते ही तुम्हारी शादी एक बहुत अच्छी लड़की के साथ करवाना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी में जो हुआ, जो भी परेशानी आई, मैं वह तुम्हारे साथ बिल्कुल भी होने नहीं देना चाहती। इसी वजह से तुम मेरी बात को बिल्कुल भी इनकार मत करना। मैं पहली बार तुमसे कुछ मांग रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे पिता के जाने के बाद हमने कई सारी परेशानियाँ झेली हैं, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। माँ के मुंह से उस वक्त उन सारी बातों को सुनकर मैं काफ़ी चुप हो चुका था। मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं माँ को अब इनकार करूँ। दूसरे दिन माँ जैसे ही सुबह सुबह स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए घर से रवाना हुई तो मैं तुरंत तैयार होकर नीचे दौड़ता हुआ चला गया। मैंने तभी मधु से कहा कि मेरी शादी होने वाली है। माँ ने मेरे लिए एक लड़की पसंद की है। इस बात को वह सुनकर चुप हो चुकी थी। मुझे लगा कि शायद वह इस बात पर मेरे साथ कुछ बात करेगी और कुछ कहेगी, लेकिन उसने मुझसे कोई बात भी नहीं कही थी। इस बात पर मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। इसी वजह से मैं उसके बाद उसके घर पर आना जाना बंद कर दिया था। वह अक्सर मुझे बुलाया भी करती थी, लेकिन मैं हमेशा उससे दूरी निभा कर रहता। मैं हमेशा उसे छुप छुप कर देखा करता था। मैं चाहता था कि वह खुद अपने प्यार का इजहार मुझसे आकर करे, लेकिन उसे प्यार के इजहार के चक्कर में
माँ ने जल्द ही मेरी दूसरी लड़की के साथ सगाई भी पक्की कर दी थी। वह जल्द से जल्द शादी करना चाहती थी। उस लड़की के माता पिता भी उस दिन हमारे घर पर आए थे। इस रिश्ते में जो जो माता पिता रस्में करते हैं वह सब हमने की थी। लेकिन मैं उस वक्त काफी उदास था। मैं बस एक नजर से मधु को बार बार दूर से देख रहा था। मैं दिखने में हट्टा कट्टा था। कोई भी उस वक्त मेरी उम्र देखकर यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि मैं अभी सिर्फ 19 साल का हूँ। माँ ने भी लड़की वालों को पहले से ही कह दिया था कि शादी करने के 1 साल बाद ही विदाई की जाएगी। लेकिन जिस लड़की के साथ मेरी मंगनी पक्की की गई थी वह लड़की दिखने में तो ठीक ठाक थी, लेकिन मैं तो मधु से प्यार करता था। मुझे उस लड़की से बिल्कुल कोई मतलब नहीं था। मैं तो दिन रात मधु के साथ अपना वक्त बिताया करता था और मुझे उसी से बेपनाह मोहब्बत भी हो चुकी थी। अब मैं कैसे किसी और लड़की को चाह सकता था और उससे शादी कर सकता था। अब मैं काफी बड़ी दुविधा में फंस चुका था, लेकिन मधु को इन सब से कोई भी लेना देना नहीं था। शाम को जैसे ही लड़की वाले अपने घर गए तो मैं तुरंत मधु के पास नीचे कमरे में गया और मैं तुरंत उससे कहने लगा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? यह बात सुनते ही वह बड़ी बड़ी आंखें करते हुए मुझे देखने लगी, लेकिन उसके बाद भी उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, कोई बात का जवाब भी नहीं दिया। मैंने जैसे उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो उसने गुस्से से मेरा हाथ भी झटक दिया था और फिर बात को घुमाते हुए मुझसे पूछने लगी कि चलो तुम आ जाए हो तो मैं बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या बनाऊं। मैं ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मेरे अंदर एक जुनून सवार हो चुका था। मैं फिर से गुस्से से उसके कमरे से चला गया। यूं ही करते करते अब 2-3 दिन बीत चुके थे। मैं बार बार गुस्से से मधु को दूर से देखा करता था। मधु भी मेरे गुस्से को अच्छे से समझ चुकी थी, लेकिन वह मुझसे कोई बात नहीं करती थी और फिर रात को अपने काम पर भी चली जाया करती थी। उस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी उदासी बिल्कुल भी नजर नहीं आती और उसे मेरी तकलीफ से भी कोई लेना देना नहीं था। लेकिन तभी एक दिन माँ ने कहा कि मैं 1 हफ्ते के अंदर ही तुम्हारी शादी गायत्री नाम की लड़की से करने वाली हूँ, जिसके साथ मेरी एंगेजमेंट हुई थी। माँ की बातें सुनकर उस वक्त मुझे एक नया झटका लगा था। मैं शादी भी नहीं करना चाहता था। ऐसे ही मन मार कर मैंने एंगेजमेंट की थी। मुझे अब किसी भी हाल में इस शादी को रोकना था। इसी वजह से मैंने अब ठान लिया था कि मैं अब घर में मधु से बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। शायद वह इस घर में खुलकर बात मुझसे नहीं कर पा रही। मुझे इस बारे में मधु से एक बार बात करनी चाहिए। वह तो हमेशा चुप रहती है। इसी वजह से मुझे उससे बात घर के बाहर करनी चाहिए। इसी वजह से अब मैंने सोच लिया था कि रात को जैसे ही मधु बाहर काम करने के लिए जाएगी तभी मैं उसे रास्ते से पकड़ लूंगा और उससे अपने प्यार का इजहार भी करूंगा। इस बार मैं उसे अपने हाथ से जाने बिल्कुल भी नहीं दूंगा और इस बार उसे मेरी बात का जवाब भी देना पड़ेगा। ऐसे ही ठीक रात के 8 बजे जैसे ही मधु तैयार होकर घर से बाहर गई तो मैं तुरंत उसका पीछा करते हुए उसके काम तक पहुंच चुका था। लेकिन तभी मैंने देखा कि मधु जिस जगह पर गई थी वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब था, जिसे मैं लफ्जों में बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मधु उस वक्त एक बहुत बड़े डांस बार में गई थी। मैं बाहर ही सोचने लगा, आखिर वह इस जगह पर क्या करने आई है। मेरे मन में बहुत सारे सवाल चलने लगे। लेकिन जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा तो सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे गेस्ट समझकर अंदर जाने की तुरंत अनुमति दे दी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मधु यहाँ पर क्या करने आई है। मुझे लगा शायद उसे कहीं अर्जेंट काम होगा, क्योंकि वह तो एक कॉल सेंटर में काम करती थी। लेकिन यहाँ पर उसे क्या काम हो सकता है? अब मेरे सवाल चलने लगे थे। मेरे दिमाग दौड़ने लगा था कि तभी मुझे वेटर ने कहा, सर आप तो यहाँ पर जल्दी आ चुके हैं। यहाँ पर डांस बार तो पूरे 9 बजे स्टार्ट होता है। आपको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। उस वेटर की बात सुनकर मेरे पसीने छूटने लगे थे। उस वक्त मेरे पॉकेट में कुछ पैसे थे। इसी वजह से मैंने सिर्फ उस वक्त एक कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर कर लिया था और फिर दूर साइड टेबल पर बैठकर मैं 9 बजे का इंतजार करने लगा। मेरे दिलों की धड़कनें उस वक्त बढ़ रही थी। तभी जैसे ही 9 बजे तो स्टेज पर बहुत सारी लड़कियां आना शुरू हो चुकी थी। मुझे जिस बात का डर हो रहा था वहां पर वही हुआ था। मैं जैसे ही उन लड़कियों के बीच में मधु को देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। मधु को उन लड़कियों के बीच देखकर मेरे पूरे होश उड़ चुके थे। मुझे अब समझ में आ चुका था कि मधु यही काम करती है और उसने माँ को और मुझसे झूठ बोला है कि वह कॉल सेंटर कंपनी में काम करती है। इस बात पर मेरे गुस्से का जो तापमान था वह काफी बढ़ चुका था। मैं मन ही मन सोचने लगा कि इसने मुझे धोखा दिया है। मैं बस उस डांस बार का बंद होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वह डांस बार बंद हुआ तो मधु जैसे ही घर जाने वाली थी तो मैं तुरंत उसके सामने जाकर खड़ा हो चुका था।
मधु उस वक्त मुझे अपने सामने खड़ा देखकर पूरा हैरान रह चुकी थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। इससे पहले मैं उससे कोई भी बात करता, वह तुरंत मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझे कमरे में ले जा चुकी थी। मैंने तभी मधु से गुस्से से सवाल करने शुरू कर दिए। मैं उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाया और उस पर लांछन भी उड़ाने लगा। मैंने कहा कि तुम तो यह गंदा काम करती हो। तुमने आखिर हमसे झूठ क्यों बोला? तुमने मेरे साथ खेल क्यों खेला? तुमने मेरे प्यार का फायदा उठाया है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा था और अब तो मेरी शादी भी होने वाली है। लेकिन तुम्हें तो इससे कोई भी ऐतराज नहीं, क्योंकि तुम तो ये सब गंदा काम करती हो। मधु ये सब बातें सुनते हुए कहने लगी कि तुम्हारा मेरा कोई भी मेल नहीं है। ये बात तुम अच्छे से समझ लो, क्योंकि हमारी सिर्फ दोस्ती रही है। लेकिन तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुमसे उम्र में बहुत ही ज्यादा बड़ी हूँ और मेरे भी खर्चे हैं, क्योंकि मेरी भी जिंदगी है। मेरी पहली शादी टूट जाने के बाद मेरे घर के हालात काफी खराब हो चुके थे। इसी वजह से मजबूरी में आकर मुझे 2 वक्त की रोटी के लिए यह काम करना पड़ा था। इसी वजह से मैंने तुम्हें सच्चाई के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया। मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि मैं कोई नौकरी कर सकती। मजबूरी में आकर ही मैंने यह काम किया था। हाँ, मैं तुम्हें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं बताई, क्योंकि अगर मैं सच्चाई बताती तो तुम लोग मुझे वह घर किराए पर बिल्कुल ना देते। इसी वजह से मैंने मजबूरी में आकर यह काम किया था। अगर मैं कोई नौकरी भी करती तो मैं घर का किराया देकर ही वह सारा मेरा पैसा खर्च हो जाता। उसके बाद मैं घर का राशन कैसे चलाती? तुम ये बातें बिल्कुल भी नहीं समझोगे, क्योंकि आज तक तो तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारा सारा खर्चा उठाया है। मधु की जो उस वक्त बात थी वह सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह चुकी थी। मधु जो कह रही थी वह वाकई सच बात थी। मैंने तो आज तक घर का खर्चा भी नहीं चलाया, मुझे क्या मालूम होगा। और दूसरी बात, मैं तुम्हें पसंद तो करती हूँ, लेकिन मैं शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और मजबूरियां हैं। क्योंकि गांव में मेरी एक बीमार माँ रहती है, मुझे उसका हर महीने का खर्चा देना पड़ता है। उसके इलाज में बहुत सारे पैसे भी लग रहे हैं। और तुम्हारा मेरा कोई भी मेल नहीं है। अगर तुम्हारी माँ को यह बात पता चलेगी कि मैं डांस बार में काम करती हूँ और तुम मुझसे प्यार करते हो, तो वह खुद कभी भी तुम्हारी शादी मुझसे बिल्कुल भी नहीं होने देंगी। और दूसरी बात, तुम्हारी और मेरी उम्र में बहुत बड़ा फासला है, जो कि ये समाज, तुम्हारी माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगी। तुम्हारी माँ ने जिस लड़की को तुम्हारे लिए पसंद किया है, तुम बस चुपचाप उसी लड़की से शादी कर लो और वही तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। ये सुनते ही उस वक्त मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने तभी रोते हुए कहा, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। यह बात सुनते ही मधु गुस्से से कहने लगी, प्यार बस कुछ दिन की बात रहती है। जब जिम्मेदारियां पड़ती हैं तो यह प्यार भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और यह कहकर वह सीधा घर वापस जा चुकी थी। मैं वही रास्ते पर खड़ा उन बातों को सोच रहा था कि तभी पूरे 1 घंटे के बाद मैं वापस घर पर जा पहुंचा। मैंने सोचा कि मैं एक बार फिर से मधु से बात करता हूँ, लेकिन मैंने देखा कि मधु ने तो अपने कमरे का दरवाजा बंद करके रखा था। उसके कमरे की लाइट भी बंद थी। लेकिन मैं फिर से दोबारा जाकर उसके कमरे के दरवाजे को धीरे से खटखटाना शुरू कर दिया था, लेकिन तब भी मधु ने दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खोला था। मैं हार पछताकर अपने कमरे में चला गया और रात भर जागता रहा और सुबह काफी लेट उठा था। लेकिन जैसे ही मैं उठा तो मुझे ये खबर सुनने को मिली कि मधु, वह हमारा घर किराए का छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से जा चुकी है। माँ ने कहा कि मधु वापस अपने गांव जाने वाली है। उसकी माँ बीमार है, वह गांव में अपनी बीमार माँ के साथ रहेगी और उनका इलाज करवाएगी। हालांकि मैं भी मधु को जाने से रोकी, वह जब चाहे यहाँ पर आ सकती है। मुझे पता था कि मधु ने यह सब क्यों किया है। वह जानबूझकर मुझसे दूर हुई है। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था और फिर अब मैंने मन मार कर मजबूरी में माँ की पसंद की लड़की से शादी कर ली। मेरा शादी करने को बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मैं माँ को दुख नहीं देना चाहता था। शादी करने के बाद अक्सर मुझे मधु की वह सारी बातें खटकती रहती थी कि घर संसार चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। मैं अब दिन रात मेहनत करने लगा था और जल्द ही मैंने एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी करनी शुरू कर दी थी। अब मैं पूरे महीने के 25,000 रुपये कमाया करता था। उसके बाद माँ ने उस लड़की की विदाई करके उसे भी हमारे घर पर बुला लिया। अब मेरी पत्नी हमारे साथ रहने लगी है। हालांकि मैं अपनी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और ना ही कभी एंगेजमेंट के बाद, शादी के बाद मैंने कभी उससे बात की थी। इस बात की वह शिकायत हमेशा करती थी। लेकिन धीरे धीरे अपनी पत्नी के साथ रहते रहते आज मुझे अपनी पत्नी से मोहब्बत होने लगी है। और आज मैं सोचता हूँ कि जो मधु ने उस रात फैसला लिया था वो वाकई सही था। अगर मधु उस रात मुझे कमाने के बारे में ना बोलती तो शायद मुझ में पैसा कमाने का जो जुनून वह बिल्कुल भी ना आता। और आज मैं अपनी पत्नी गायत्री के साथ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ।
लेकिन अब मैं हमेशा भगवान से यही दुआ करता हूँ कि मधु जहाँ भी रहे वह हमेशा खुश रहे। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।